Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in our SST classes, we are discussing history chapter The Uprising of 1857. And in this chapter, we have discussed many things about the revolt of 1857. इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा जहाँ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि कौन कौन से वो मेन सेंटर्स थे जहाँ से ये फर्स्ट रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और रीजंस क्या थे जिनकी वजह से ये अपराइजिंग फेल हो गई. इन आवर टुडेज क्लास वी विल डिस्कस व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट. वो रिवॉल्ट का नेचर कैसा था और उस रिवॉल्ट को 1857 के इस रिवॉल्ट को लोगों ने किस रूप में देखा. साथ ही साथ हम समझेंगे कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट रिवॉल्ट. किस तरीके से उसमें रिज़ल्ट किस तरह से आया, क्या उस रिवॉल्ट की वजह से किसी भी तरह का चेंज आया, ये हम आज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नेचर ऑफ द रिवॉल्ट. ब्रिटिश पीरियड में ये जो रिवॉल्ट हमारा हुआ, इसे अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, क्योंकि ये एक ब्रॉड रूप लेता है जिस टाइम पर जो अपोज था जब इंडियन सिपाहीज़ के द्वारा किया जा रहा है. मंगल पांडे जैसे लोग और जो हमारे सिपाहियों का वर्ग था जिन्होंने उस ग्रीस कार्टेज को यूज़ करने से मना किया, वहीं से हमारे इस पूरे रिवॉल्ट की शुरुआत होती है. जबकि रीज़न्स तो बहुत सारे, कॉजेज़ बहुत सारे हैं, लेकिन जो इमीडिएट कॉज था वो हमारा सिपाही म्यूटिनी था. तो ब्रिटिश ने इस पूरे रिवॉल्ट को, ब्रिटिश लोगों ने इस पूरे रिवॉल्ट को एक सिपाही म्यूटिनी के रूप में देखा. उन्होंने बस केवल पाया कि ये एक ऐसा रिवॉल्ट था, एक ऐसा कुछ था, अपोज करने का एक तरीका था किनका, सिपाहियों के वर्ग का, जिन्होंने ग्रीस कार्टेज को जो यूज़ नहीं करना चाहते थे. उन्होंने इसे बहुत बड़ा रूप में नहीं देखा, इन्होंने बस सिपाहियों का एक छोटा सा रिवॉल्ट की तरह इसको समझा. जबकि हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने पाया कि ये रिवॉल्ट कोई छोटा सा मामूली सा सिपाही म्यूटिनी जैसा रिवॉल्ट नहीं था, बल्कि द रिवॉल्ट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सबसे पहला वॉर था फॉर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के लिए अब तक तो 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर रूल कर रही थी, राज कर रही आ चुकी है, और अब टाइम बीत चुका था, 1857 आ चुका था, और अब तक केवल और केवल लोग सह रहे थे, है ना, जिन्होंने कभी भी कोई भी अपोज नहीं किया इतने बड़े लेवल पर. तो ये सबसे पहला टाइम था जिस टाइम पर इंडियंस ने इस तरह का कुछ एक्शन लिया था. तो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया. इसके अलावा कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जैसे सर जेम्स ऑटराम, पी रॉबर्ट्स. इन लोगों ने भी इस रिवॉल्ट को एक छोटे से रिवॉल्ट के फॉर्म में ही देखा. आ रिवॉल्ट, आ म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, है ना, जो कि हो क्यों रहा है, ग्रीस कार्टेज को यूज़ ना करने चाहने की वजह से ये रिवॉल्ट हो रहा है, ऐसा इन लोगों ने भी डिफ़ाइन किया. जबकि अगर हम इस पूरे रिवॉल्ट को देखें तो ये कोई सडन मोमेंट नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि जो सडनली हो गया हो, बल्कि ये था एक बहुत बड़े प्रोसेस का रीज़न. बहुत बड़ी चीज़ें जो हुई थी उनका रीज़न था. जब बंगाल को कन्क्वेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1763 में, तभी से हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अनहैप्पी थी. ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया, धीरे धीरे एक एक टेरिटरीज़ को, एक एक पार्ट्स को खुद के रूल में इंक्लूड किया, तो उसी टाइम इनकी बनाई हुई जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस को अनहैप्पी कर रही थी. यहाँ पर इन्होंने हर तरह के जो भी सिस्टम्स बनाए वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ग्रीड, अपने फ़ायदे के लिए बनाए, जो इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे. तो कहीं न कहीं इस पूरे रिवॉल्ट में इन रीजंस का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है ना. तो हम हमारे अगर इंडियन हिस्ट्री के पर्पस से देखते हैं इस पूरे रिवॉल्ट को, तो ये कोई छोटा रिवॉल्ट या सडन मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू होकर ही निकला था.
बहुत सारी अनजस्ट पॉलिसीज़ थे ब्रिटिश की, जिनकी वजह से ये रिजेंटमेंट हमारे इंडियंस के अंदर का जो था वही फूट के बाहर निकला 1857 के रिवॉल्ट के रूप में। इनके अलावा हमारे बहुत से दूसरे फेमस स्कॉलर्स हैं, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उन सब के भी पॉइंट ऑफ व्यू से 1857 का ये रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही है। हमारे ज़्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये एक ऐसा वॉर था जिसमें हमारे हिंदूज़ और मुस्लिम्स हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। और किसके अगेंस्ट किया था? एक कॉमन एनिमी ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। अब पहले तो जैसे अभी हम लोग सुनते हैं कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स कई बार कुछ चीज़ों को लेके आपस में उनके बीच में वॉर हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं, इस टाइम पर क्या हो रहा था? इस टाइम पर सब एक है, यूनिटी है। और वो यूनिटी काम में कहाँ आ रही थी? सेम एनिमी के साथ, कॉमन एनिमी ब्रिटिश के साथ, जिसका ये बहुत ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश गवर्नर डिसरेली ने भी इसको एक नेशनल रिवॉल्ट के रूप में ही देखा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इस रिवॉल्ट की वजह से इंडिया में कोई चेंज आया? क्या ब्रिटिशर्स के जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ थे, जो भी सिस्टम ऑफ रूलिंग था, उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है, कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। वहाँ पर कुछ चेंजेस तो थे जो रिवॉल्ट के होने के बाद ब्रिटिशर्स ने किया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश का कंट्रोल था उसको और स्ट्रेंथ देने की कोशिश की और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि जब एक बार इतनी ज़्यादा मास जो पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग एक साथ खड़े होकर ब्रिटिश की किसी भी एक चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो और भी हो सकता है कि ये चीज़ें कई बार दोहराई जाए। फर्स्ट टाइम में तो इसे किसी भी तरीके से सप्रेस कर दिया गया, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो और ज़्यादा प्लान्ड होकर आएंगे, जब वो और ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे, तो कुछ और रिज़ल्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर रिवॉर्ड्स को एक अवॉइड कर सकने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जो भी सिक्योरिटीज़ थी और दूसरी तरीके से इसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश की। इसके अलावा अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास अब तक रूलिंग पावर थी, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के ऊपर। यानी किनके हाथ में कर दिया जाता है? क्वीन विक्टोरिया के हाथ में दे दिया जाता है। और साथ ही साथ पर ब्रिटिश कैबिनेट अपॉइंट किया जाता है। और इसके अलावा इंडिया के जो मैटर्स है, इंडियन अफेयर्स होंगे जो भी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए होगा। ठीक, क्लियर हो रहा है ना? और ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? ये सब लोग मिलकर, ये जो हमारा द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये पूरी तरीके से डायरेक्टली इंडियन पॉलिटिकल इश्यूज़ को हैंडल करेगा। इसके अलावा अभी तक जो एक टाइटल था, वाइसराय का टाइटल था, वो दे दिया गया गवर्नर जनरल्स को। और वो गवर्नर जनरल ही आंसरेबल होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था हर तरह के चीज़ों के लिए। किन के लिए आंसरेबल रहेगा? जब क्वीन विक्टोरिया या हमारे जो क्राउन जिनके पास है, या जिसकी रूलिंग अथॉरिटी जिनके पास है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो हमारा गवर्नर जनरल है, वो। ठीक है, तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज असिस्टेड बाई अ काउंसिल कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया चेंज लाने की कोशिश की गई आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनके अलावा ब्रिटिश की जो हमारी क्वीन विक्टोरिया हैं, उन्होंने एक साल बाद ही 1858 में इन्होंने एक और तरह का एक्ट पास कर दिया, जिसमें इन्होंने इंडियन प्रिंसेस को कहा कि वो अब और कोई एनेक्सेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दे कुड पास ओवर देयर किंगडम टू देयर हेयर्स बट हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। अगर वो चाहते हैं, मतलब जो भी हमारे इंडियन रूलर्स हैं, अभी तक तो क्या हो रहा था कि इंडियन रूलर्स जहाँ पर भी कंट्रोल करना चाहें, एक रूलर दूसरे एरियाज़
में अटैक कर रहा है, जीत जा रहा है, तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया उस रूलर का हो जाता था, है ना। लेकिन इसके साथ ही क्वीन विक्टोरिया ने जब देखा कि ये जो मेन सेंटर्स थे जहाँ से डिफरेंट लीडर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और हमारे बहुत सारे दूसरे लोग जिन्होंने अलग अलग सेंटर्स से लीडरशिप की, वो पॉलिटिकल पावर्स थे। उस टाइम पे ब्रिटिश के आने से पहले तक वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उनकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, है ना। तो उन्होंने पाया कि इस तरीके से अगर हम उन पॉलिटिकल रूलर्स को, मतलब उन पॉलिटिकल पावर्स को, उन किंगडम्स को, उन रूलर्स को किसी भी तरीके से और बढ़ने का मौका देते रहेंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो जो लीडरशिप एक बार शुरू हुई थी, जिस लीडरशिप में मास पॉपुलेशन ने इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्वीन विक्टोरिया ने इस टाइम पर एक नया मतलब फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी किंगडम अब आगे नहीं बढ़ सकती, जितने एरिया में है वो वहीं पर रहें और अपना देखते रहें, अपने आप को मैनेज करते रहें। लेकिन अगर फिर भी कोई है जो किंगडम को, अपने एरियाज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता है, तो उसे ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को भी एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि वो करे। लेकिन मेन रूलिंग कौन करेगा, वो ब्रिटिश के द्वारा ही रूल किया जाएगा। कुछ इस तरह के अब प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए जाने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब दोनों तरह की बातें यहाँ पर की गई। स्ट्रिक्टली मना भी नहीं किया गया, क्योंकि मना कर देने से हो सकता है कि एक बारी फिर कुछ हो सकता था, है ना। लेकिन एक कंडीशन लगाकर उन्होंने इस तरह की छूट दे दी। इसके अलावा उन्होंने साफ अब कहा कि अब वो इंडिया के किसी भी सोशल और रिलीजियस कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच में कोई भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग पाया गया ना कि बहुत सारे सोशल इवेंट्स थे, लाइक सती प्रथा, विडो मैरिजेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और चाइल्ड मैरिज था। तो इन चीज़ों को जो, जब इन चीज़ों के को बैन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट्स बना दिए, तो हमारे जो इंडियन लोग थे, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली लोग थे, जो बहुत ज़्यादा डीपली इन सब रिचुअल से, इन सब ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे, उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे कस्टम्स में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, और उन लोगों के द्वारा भी रिवॉल्ट में मतलब रिवॉल्ट में भाग लिया गया, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से इन्होंने पाया कि हम उस वर्ग को भी खुश कर दें और सीधा सीधा जारी कर दें कि अब हम किसी भी तरीके के सोशल रिलीजियस कस्टम्स जो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि एक ग्रुप, एक वर्ग हमारे साइड से फ्री हो जाए और हमारे अगेंस्ट जो था वो ना रहे, है ना। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, जो रिच मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनको भी खुश रखने के लिए उनको थोड़े से कुछ अवार्ड्स दिए, टाइटल से अवार्ड दिया, मतलब कुछ नेम दे दिए लोगों को, कुछ नए तरीके की उपाधि दे दी, ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं। और साथ ही साथ उनको उनके जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स थे जो पहले छीन लिए गए थे, वो भी लिमिटेड कुछ लिमिटेशन के साथ प्रोवाइड कर दिए गए। इनके अलावा बहुत सारे सोल्जर्स, जैसे सोल्जर्स की डिमांड थी, हमारे इंडियंस की भी उस टाइम पर बहुत सारी डिमांड थी कि उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, उनको और दूसरी चीज़ें नहीं दी जाती, और मतलब उस अच्छी सैलरी नहीं दी जाती, है ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जब उनको सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो उस भी शिकायत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स के साथ साथ बहुत सारे इंडियंस को भी अपॉइंट किया। नंबर ऑफ़ इंडियंस इंक्रीज़ हुए यहाँ पर सिपाहियों के पोजीशन के रूप में। आर्टिलरी जो था, आर्टिलरी वॉज प्लेस्ड अंडर यूरोपियन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें थीं, जैसे गुरखास, पठान्स और सिख लोगों को भी रिक्रूट किया गया लार्ज नंबर में आर्मीज़ में सोल्जर्स के रूप में, ताकि ये वर्ग भी अब कहीं ना कहीं जो अनहैप्पीनेस थी वो ख़त्म हो जाए। बाद में ब्रिटिशर्स ने पाया कि यहाँ पर जैसे हिंदूज़, मुस्लिम्स और हर तरह के लोग एक साथ मिलकर यूनिटी अच्छी होने की वजह से हमारे अगेंस्ट खड़े हो पाए।
तो उन्होंने सीधा सा एक फंडा निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन को ही डिवाइड कर दें, इनके बीच आपस में ही लड़ाई लगा दें, तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। छोटे छोटे दुश्मनी मैटर्स अगर उनके बीच क्रिएट कर दें, तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और हमारी तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा। इसके लिए इन्होंने डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी अपनाई, जिसमें इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना शुरू किया बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, है ना। और इसमें अलग अलग तरीके के पॉलिसीज़ बनाए हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए, जिससे हिंदूज़ को लगे और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और जो डिवीज़न का एक बहुत बड़ा कारण बनता है और हमारी यूनिटी को भी वीक कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्लास हम लोगों ने पाया कि ये जो 1857 का अपराइजिंग है वो क्रश तो कर दिया गया, है ना। और क्रश कर देने के बाद ये बहुत सारे चेंजेस भी साथ में कर दिए गए कहीं ना कहीं, ताकि उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो ये सारी भीड़ इकट्ठा थी, ये ज़्यादा सारे इंडियंस खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में कंट्रोल में हो जाए, है ना। लेकिन हम इस पूरे स्ट्रगल को ऐसे नहीं मान सकते कि ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं 1857 के इस अपराइजिंग का ही रिज़ल्ट रहा है कि हम एक बड़े लेवल पर आगे चलकर भी रिवॉल्ट करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल करते हैं। किसके लिए? अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। और साथ ही साथ पर कहीं न कहीं ये 1857 का जो अपराइजिंग है वो इसने इंस्पायर किया इंडियंस को आगे भी रिवॉल्ट करने के लिए, और जो रिवॉल्ट जो हमारे एक नेशनल मूवमेंट के रूप में फ्यूचर टाइम में देखने को मिला। ठीक है। तो इस तरीके से 1857 के रिवॉल्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसने एक तरीके से लोगों को एक मौका दिया समझने का कि हमारे वीकनेसेस क्या हैं जिनकी वजह से हमें सप्रेस कर दिया गया, और हमारे फ्यूचर प्लान क्या होने चाहिए, ताकि हम हमारे जो हमारा एम है ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना और इंडिया को फ्री करना, उसके लिए हम और क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक वी हैव completed this chapter. In homework you have to write a short note on causes of द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक शॉर्ट नोट ऑलमोस्ट 1 पेज का होना चाहिए, जहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि वो फैक्टर्स कौन कौन से थे, वो रीजंस कौन कौन से थे जिनके वजह से ये पूरी अपराइजिंग हुई, एंड योर आंसर शुड बी इन योर ओन वर्ड। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।